सचमुच जो कहा जाता है कि आपकी जो इनर पावर होती है वो आपके नॉलेज से आती है जी। तो मैं आपको कह दूं कि जितने भी बच्चे हैं सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। आप जिस फील्ड में भी हैं वहाँ के जैक मत बनिए, बिकम मास्टर। अगर आप मास्टर बनोगे तो आपकी इनर पावर इतनी बढ़ेगी, आपकी इनर शक्ति इतनी बढ़ेगी कि आपको किसी खंबे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सचमुच लॉ करने के बाद और 5-7 साल की प्रैक्टिस करने के बाद आई केम टू अंडरस्टैंड कि लिटरली नॉलेज से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, बट मैं कहता हूँ कि उस कलम को चलाने के लिए जो नॉलेज हासिल करना पड़ता है, उस नॉलेज की ताकत ही कलम में आती है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप कलम की ताकत को निखार नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके आरटीटी के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ अखिलेश चौबे सर और स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। सर फिट एंड फाइन आपके सामने। और स्टार्ट करते हैं। एक एडवोकेट की लाइफ, एक पॉलिटिशियन की लाइफ कैसी होती है? आप अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए और अपने आप को बताइए। बेसिकली शायद आप भी उत्तर प्रदेश से हैं। जी। मैं भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। एक बड़ा खेतीहर परिवार था हमारा। 100-150 एकड़ की खेती थी, बट सब्सिक्वेंटली लोग बढ़ते गए और जगह सिकुड़ती गई। तो 1984 में हमारे पिताजी के साथ हम मुंबई आ गए और जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन हम लोग बनारस स्टेशन पे थे। तो संघर्ष मुंबई आने का हमारा बनारस स्टेशन से ही शुरू हो गया, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ कैंसिल हो गई, दंगा फैल गया। लेकिन हमारा मम्मी का ऐसा था कि भाई आज नहीं मुंबई पहुँचेंगे तो फिर 2-4 साल नहीं पहुँच पाएंगे, और बच्चों की पढ़ाई का मेन उद्देश्य था, इसलिए मम्मी एकदम डिटरमाइन थी कि नहीं हमको मुंबई जाना है। और हम लोग 2 दिन तक बनारस स्टेशन पे ही रुके। 2 दिन के बाद एक गाड़ी वहाँ से मुंबई के लिए चली और किसी तरह हम लोग बॉम्बे पहुँचे। मुंबई पहुँचने के बाद एक्चुअल आप सब यंग बच्चे हो तो मुझे लगता है ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि उस समय जो है हाईवे थोड़ा ऊंचा हुआ करता था बांद्रा से दहीसर का, और हमारी टैक्सी आके हाईवे पे रुकी। गांव में 72 कमरों का मकान था, एक बड़ा परिवार था, तकरीबन 80-90 लोगों का परिवार था, हमारा संयुक्त परिवार था। और वहाँ से आने के बाद हम लोग हाईवे पर उतर के ये सोच रहे थे कि लेफ़्ट साइड में भी झोपड़पट्टी, राइट साइड में भी झोपड़पट्टी। हम ये सोच रहे थे कि रहना कहाँ है। और पापा जो है अपना सामान लेके आगे आगे जो है चले, तो एक रूम में पहुँचे हम लोग। आज के बच्चे यकीन भी नहीं करेंगे कि उस रूम में एक ही बल्ब था और फ़ैन नहीं था तब। और जैसा वो सत्या पिक्चर में बोलता है कि रूम शुरू होते ही ख़त्म हो गया, तो सच में जो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। तकरीबन 2 दिन तक मैं और मम्मी हम लोग बेड पे ही बैठे रहे कि आखिर ये इसमें ज़िंदगी शुरू कहाँ से करें। एक 72 कमरों का मकान और एक 10 बाई 17 का रूम, पंखा तक नहीं। मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी लाइफ कौन से करवट बैठ रही है। मैं 3rd स्टैंडर्ड में था। आने के बाद यहाँ की बीएमसी स्कूल में हमारा एडमिशन कराया गया, क्योंकि पापा बीएमसी में टीचर थे। तो बीएमसी स्कूल में हम लोग ने एडमिशन लिया, मैं और हमारे बड़े भाई साहब थे। और हम लोगों की संघर्ष गाथा वहाँ से शुरू हुई। पढ़ने में अच्छा था और जो है पापा टीचर थे तो पापा पढ़ाते भी थे। और 7वीं में हमने बीट में टॉप किया, जो एक गोरेगांव से दहीसर की एक बीएमसी की बीट हुआ करती थी। फिर बीएल रुइया स्कूल है विले पार्ले में, वहाँ पर एंट्रेंस उस समय होता था, जब एंट्रेंस का नाम लोग नहीं जानते थे, तब बीएल रुइया में एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता था। एंट्रेंस टेस्ट टॉप किया, बीएल रुइया में एडमिशन लिया और 10वीं तक जो है बीएल रुइया में पढ़ाई की। बट एक तरफ तो पढ़ाई का संघर्ष चल रहा था, दूसरी तरफ जहाँ हम रह रहे थे रावलपढ़ा एक ऐसी लोकेलिटी थी जहाँ हर तीसरे चौथे रूम में कोई ना कोई क्रिमिनल था। और ऐसे में एक उत्तर भारतीय होकर वहाँ जो है लोगों के बीच में सरवाइव करना, बट वो संघर्ष करते 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 हमारी टीम भी उसी तरह से तैयार हो गई। और 10वीं पास करने के बाद उस समय हमारे भाई साहब
BDS कर रहे थे, हमारे एक चाचा जी IAS की तैयारी कर रहे थे, एक चाचा जी हमारे PMT बीट करके रीवा से MBBS कर रहे थे। तो ऐसे में 11वीं से ही कॉलेज के साथ ही साथ जॉब भी करना पड़ा। आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी सर? आप और टॉपर थे या फिर एक? हाँ, मतलब स्कूल लाइफ में मैं BL रुइया में था। BL रुइया उस समय हिंदी माध्यम का मुंबई का सबसे अच्छा स्कूल हुआ करता था और वहाँ पे टॉपर था। बट सब्सिक्वेंटली जो आगे की शिक्षा हुई उसमें शिक्षा के साथ साथ ही जॉब करना पड़ा, जो परिस्थितियाँ थी घर की। तो डालमिया कॉलेज है मालाड में, वहाँ से हमने 11वीं किया और वहीं से कॉलेज के साथ ही साथ जो है जॉब भी करते थे। शुरुआत हमने रिसर्च जो होता है, मार्केट रिसर्च, मोड और मार्क करके 2 एजेंसियां थी, उनके माध्यम से शुरू किया। फिर FMCG लाइन में प्रिया गोल्ड, न्यूट्रीन, इस कंपनी के लिए काम किया और वो करते करते फिर जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के DSA में हमने काम किया। उस समय क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था। दैट वाज अ पीरियड व्हेन इट वाज हार्ड टू एक्सप्लेन कि यू कैन स्पेंड एंड यू पे लेटर ऑन। बड़े बड़े ऑफिसर भी ये बिलीव नहीं करते थे कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा और मैं खर्चा कर पाऊँगा। तो वो समझाया हमने और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आई वॉज ऑफर्ड जॉब बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आई वॉज ऑफर्ड जॉब फ्रॉम रिलायंस। बट सिर्फ पैसा नहीं कमाना था बॉम्बे में, पैसे के साथ पावर भी कमाना था। जैसे हमारे मामा जी थे, ही वॉज एडवोकेट, तो उन्होंने कहा लॉ कर ले। तो रूपारेल कॉलेज से हमने लॉ किया और लॉ करने के बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो सर एक टॉपर से, जब आप टॉपर थे तो आपने पॉलिटिक्स क्यों चुना? मैंने बताया ना कि हमारा जहाँ हम रह रहे थे उस एरिया में ही संघर्ष था और संघर्ष की शुरुआत स्कूल के दिनों में ही हो गई। शिवसेना के शाखा प्रमुख थे, किसी बात पर उनसे हाथापाई हो गई और फिर प्रवीण दरेकर जी जो अभी हमारे विधान परिषद के गठ नेता हैं BJP के, उनके माध्यम से हम लोग राज ठाकरे को मिले। हाथापाई क्यों और हुई थी सर? बस वो वैसे तो फिल्मी लगेगा बट वही बस अत्याचार के अगेंस्ट जो है, जो बोलते हैं आवाज़ उठाना। उस समय शाखा प्रमुख, नगर सेवक, ये लोग 2-3 काम करते थे। नल की बड़ी समस्या थी, पानी की बड़ी समस्या थी। जी बताइए नल उसके बारे कनेक्शन में के सर। नाम पे लोगों से पैसा लिया करते थे। जी जी। ऐसे ही हमारे एक मित्र थे, उनके पापा से पैसे लिए थे, नल भी नहीं लगा रहे थे और बदतमीजी भी कर रहे थे। तो ऐसे में 11वीं-12वीं का बच्चा था मैं तो, और वहाँ से फिर हम राज ठाकरे के सानिध्य में आए और ऑटोमेटिकली जो शिवसेना की विद्यार्थी विंग थी, विद्यार्थी सेना, हम उसमें एक्टिव हो गए। और हमारा पूरा का पूरा ग्रुप जो सब्सिक्वेंटली MNS जब तैयार हुई, द सेम ग्रुप वॉज देयर इन MNS। तो विद्यार्थी सेना के माध्यम से फिर हम पूरे महाराष्ट्र में गए। प्रवीण दरेकर जी, संजय घाड़ी जी, मनोज चौहान, ये कुछ ऐसे नाम थे जिनके जो बाद में सब्सिक्वेंटली MNS के नेता बने। और हम लोग विद्यार्थी जीवन में ही मुझे लगता है महाराष्ट्र का हर कोने का हर दौरा, हर कोने में हम गए हैं राज ठाकरे के साथ। और उस पीरियड में सचमुच आप यकीन नहीं करेंगे कि शिवसेना की शाखा नहीं हुआ करती थी, लेकिन विद्यार्थी सेना की शाखा हमने खोली थी बहुत जगहों पे, हिंगोली, लातूर, वहाँ शिवसेना की शाखा नहीं खुली। पहले विद्यार्थी सेना की शाखा खुली और फिर शिवसेना की शाखा खुली। तो इस तरह से एक पॉलिटिकल जो वो था वो चालू हो गया। और एक टाइम ऐसा आया 1997-98 कि ठाकरे घराने में संघर्ष शुरू हो गया, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि 1997 में जो है हमारे वार्ड से प्रवीण दरेकर जी को कॉरपोरेशन का टिकट देने के लिए बोला गया, लेकिन विनोद घोसालकर ने लास्ट मोमेंट पे टिकट चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद कुछ इस तरह से बात किया कि विनोद घोसालकर के साथ बहुत बड़ी घटना हो गई बूथ पर ही, जहां फॉर्म भरा जाता है। और उसके बाद जो है ठाकरे कुटुंब का संघर्ष और बाहर आया। ऐसे में हम लोग थोड़ा सा कोऑपरेटिव मूवमेंट में चले गए। हम प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर दिए। प्रवीण दरेकर जी कोऑपरेटिव मूवमेंट में चले गए, मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में वो करने लगे। और एक 6-7 साल का गैप जिसने कि मुझे एज एन एडवोकेट इस्टेब्लिश करने का मौका दे दिया। मैं एज एन एडवोकेट इस्टेब्लिश हो गया। CBI के सीनियर काउंसिल हैं राजा ठाकरे जी, उनके साथ जो है जुड़ के इनिशियल डेज में तेलगी स्टैम्प स्कैम था,
और ऐसे कई केसेस जो है उनके साथ हमने हैंडल किया। और 2003 के बाद फिर हमने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और सचमुच जो कहा जाता है कि आपकी जो इनर पावर होती है वो आपके नॉलेज से आती है जी। तो मैं आपको कह दूं कि जितने भी बच्चे हैं सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। आप जिस फील्ड में भी हैं वहाँ के जैक मत बनिए, यू बिकम मास्टर। अगर आप मास्टर बनोगे तो आपकी इनर पावर इतनी बढ़ेगी, आपकी इनर शक्ति इतनी बढ़ेगी कि आपको किसी खंबे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सचमुच लॉ करने के बाद और 5-7 साल की प्रैक्टिस करने के बाद आई केम टू अंडरस्टैंड कि लिटरली नॉलेज से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, बट मैं कहता हूँ कि उस कलम को चलाने के लिए जो नॉलेज हासिल करना पड़ता है, उस नॉलेज की ताकत ही कलम में आती है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप कलम की ताकत को निखार नहीं सकते। ऐसे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और वो पीरियड आपके सिर्फ स्कूल से कॉलेज का ही पीरियड होता है, वो पीरियड फिर नहीं आता है। कुछ फील्ड्स हैं जहाँ आप प्रैक्टिस करते हो, लाइक एडवोकेसी है, तो एडवोकेसी में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो आपका नॉलेज बढ़ता है। बट देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जहाँ पे आप नॉलेज बढ़ाने का आपको समय नहीं मिलता है। तो स्कूल और कॉलेज के समय या जब आप मास्टर डिग्री करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों से अपने ध्यान को एकाग्र करके आप जितना नॉलेज हासिल कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। और उस समय मैंने यही किया कि विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई करने के बाद प्रोफेशन को जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से किया मैंने। बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको विचलित कर सकती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे अगर एक गरीब फैमिली में आप रह रहे हो तो आपको पैसा बहुत जल्दी आकर्षित करता है। जी सर। लेकिन पैसा सही माध्यम से आए ये बहुत ज़रूरी है। कि मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जिन्होंने मुझसे बहुत पहले पैसा कमाया बट अल्टीमेटली उनका वो पीरियड ज़्यादा नहीं चला, डाउनफॉल आ गया। और ऐसे में उसका कोई महत्व नहीं रह गया, ना जी। उनके परिवार के लिए महत्व रह गया, ना उनके लिए महत्व रह गया। तो ऐसे में सही माध्यम से मुंबई जैसे शहर में पैसा कमाया जा सकता है। आपको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, आपका प्रयास फलीभूत होगा। जब भी हम किसी गेस्ट से मिलने जाते हैं तो हमारी टीम बहुत बड़ी है, यहाँ पे कम हम लोग आते हैं। जब हमारा स्टार्ट होता है तो ऑन डे में, तो हमारी जो मीडिया टीम है वो जो हमारे गेस्ट के बारे में बहुत कुछ निकालती हैं, पूछती हैं। पर जब मैं यहाँ पे आया तो एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मुझे बोला अभी। इसके बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपका राय क्या है? ज़िंदगी ख़राब कर देती है राजनीति, आपने ऐसा क्यों बोला? देखिए आज जो है राजनेताओं के करप्शन के केसेस बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इस राजनेता ने 500 करोड़ कमाया, इस राजनेता ने 1000 करोड़ कमाया, इस राजनेता ने 200 करोड़ कमाया। मैं नहीं कह रहा हूँ सारे लोग ऐसे नहीं हैं, इसमें भ्रष्ट नेता भी हैं बहुत सारे जिनकी भ्रष्टाचार दिखते हैं जी। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सचमुच मेहनत करते हैं, मेहनत से कमाते हैं। राजनीति करते हुए भी वो अपना बिजनेस करते हैं, राजनीतिक कनेक्शंस को भी यूज करके वो अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं जी। और उनके परिवार वाले, कहीं कहीं ऐसा होता है आप देखोगे कि एक व्यक्ति राजनीति में बहुत मेहनत कर रहा है बट उसका बेटा या उसका भाई वो अपने व्यवसाय में मेहनत करता है और उसके कारण जो संपत्ति अर्जित की जाती है या जो मान प्रतिष्ठा मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है जब आप राजनीति में मेहनत करते हो तो लोग, जो व्यावसायिक लोग हैं, वो आपको ओब्लाइज करते हैं। ओब्लाइज सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि आप उनका काम करा रहे हो, इनफैक्ट आप उनके इकोसिस्टम को एक सपोर्ट प्रदान करते हो जी। जो उनका व्यावसायिक इकोसिस्टम है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रदान करते हो और उसके कारण वो आपको या तो व्यावसायिक हित पहुंचाते हैं या तो आपको पर्सनल हित पहुंचाते हैं। ऐसे में सारी मीडिया, सारे लोग जो है, जैसे ही एक नेता कोई गाड़ी ले लेता है, एक नेता कोई घर ले लेता है, अच्छा, उसके ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं। बट मैं आपको कहना चाहूँगा जितनी मेहनत एक नेता करता है, जितनी मेहनत, उतनी मेहनत अगर वो किसी भी व्यवसाय में करे तो वो जो कुछ अर्जित करता है राजनीति में उससे बहुत ज़्यादा अर्जित कर सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि एक नेता एक ऐसा होता है जिसका फ़ोन 24 घंटा चालू रखना पड़ता है। एक नेता ऐसा होता है कि जब बाढ़ आती है, जब मुंबई पानी में भर जाती है तो अपने घर में नहीं रहता है, वो उसको लोगों के बीच में जाना पड़ता है। एक नेता ऐसा होता है जिसको कोविड में
लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ता है, सिर्फ घर का इंतजाम नहीं करता है, उसको लोगों के बीच में जाना पड़ता है। मतलब जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, जब कोई बड़ा त्यौहार है तो एक नेता ऐसा होता है जो अपना घर छोड़ के लोगों के बीच में जाता है त्यौहार मनाने। मतलब जब लोग घर में अपने घर वालों के साथ खुशियाँ एंजॉय करते हैं, तब वो लोगों के पास, ऐसे लोग जो इन खुशियों को अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग जो गरीब हैं, दुखियारे हैं, जो फुटपाथ पे हैं, उनको समय देता है। एक नेता जो लोगों के बीच में है, एक विधायक हो, एक कॉरपोरेटर हो, मुझे लगता है हर दूसरे दिन वो श्मशान जाता है, हर तीसरे दिन वो हॉस्पिटल जाता है, दिन में वो 2 बार पुलिस स्टेशन जाता है। मुझे आप बताइए कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक सामान्य व्यक्ति कर पाता है क्या? आप आपके घर के आस-पास का व्यक्ति, आपके घर के आस-पास के आपके जान पहचान वाले लोगों के लिए अगर महीने में 2 बार आपको श्मशान जाना पड़े, तो आपको लगता है यार मैं जो है साला बहुत हो गया इस महीने में। जी। लेकिन मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मैं कांदिवली से विधानसभा लड़ने की तैयारी कर रहा था, जिस दिन मैं किसी न किसी श्मशान नहीं जाता था। तो ये वो लोग होते हैं जो सचमुच लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। हर चीज़ में मतलब काबुल में भी गधे होते हैं, ऐसा नहीं है। बट आप सही मायने में आपको बताऊं कि एक नेता अपनी लाइफ का जो है बहुत ही बेशकीमती समय जो है लोगों की सेवा में प्रदान करता है। ये नेता हैं या ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके कारण बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारी चीज़ें जो मनाई जाती हैं, जो लोगों तक पहुंचती हैं। अगर ये नेता नहीं हो, अगर ये राजनीति नहीं हो, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे महापुरुष तो कब के दब के ख़त्म हो गए होते, कोई उनका नाम तक नहीं लेता। आज जितनी पुण्यतिथि मनाई जाती है, जितने जयंतीज़ मनाई जाती है, ये सारी चीज़ें आज कहीं ना कहीं राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी हुई है। बट उसी के कारण हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुष जीवित हैं। जी। अगर मैं आपसे पूछूं अखिलेश चौबे सर ने किससे राजनीति सीखी है, तो आप क्या कहेंगे? ये देखिए, राजनीति तो हमने शिवसेना से सीखी है। विद्यार्थी सेना में रहते हुए संगठन कैसा होना चाहिए, संगठन के को फॉलो कैसा करना चाहिए, ये बाला साहब ठाकरे के रहते हुए शिवसेना में जिस तरह से था, जिस तरह से उन्होंने एक टीका लगा के लोगों को नगर सेवक बना के दिया, एक टीका लगा के लोगों को एमएलए बना दिया, एक टीका लगा के लोगों को मंत्री बना दिया, वो संगठन की बहुत बड़ी महानता थी और उसी के कारण आज संगठन जिंदा है। आपको मैं और एक बहुत बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, आज जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात करते हैं और सचमुच परिवारवाद एक ऐसी चीज़ है जो भारतीय राजनीति को लगा हुआ कीड़ा है। अगर परिवारवाद भारतीय राजनीति से निकल जाए तो भारतीय राजनीति शुद्ध हो जाएगी और भारत के विकास का जो पहिया है बहुत बहुत स्पीड में भागेगा। लेकिन ये जो पारिवारिक राजनीति है, जो परिवारवाद है, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे राजनीतिक सिस्टम को ही ध्वस्त कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना की स्थापना की 1967 में, और उसके बाद जब शिवसेना की पहली सत्ता आई 1995 में, उस समय वो 67 साल के थे। जी। आप एक चीज़ समझिए कि एक 67 ईयर्स का जो व्यक्ति होता है, उसका बेटा होता है तकरीबन 45-46 ईयर्स का, और उसका भी एक बेटा होता है 15-20 साल का। और किसी भी व्यक्ति के आसपास कम से कम 8 लोग ऐसे होते हैं जो आपको रात को 2 बजे आके उठा सकते हैं। आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ के भाई हैं, उस भाई की वाइफ है, उनके माँ बाप हैं, इसी तरह से आपके माँ बाप हैं, आपके भाई हैं, आपकी भाई सिस्टर है, उनके हस्बैंड है। ये एक 7-8-10 लोग होते हैं जो रात को आपको 12 बजे आके उठा सकते हैं। और बाला साहब ठाकरे 8 भाई बहन थे। इसका मतलब तकरीबन 50 लोग ऐसे थे जो जिनको क्लोजेस्ट फैमिली कहा जा सकता है। लेकिन आप रिकॉल कीजिए कि जब उन्होंने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, जब उन्होंने मुंबई का महापौर बनाया, जब उन्होंने एमएलए सैकड़ों चुन के लाए, जब उन्होंने एमपी बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, एक भी व्यक्ति बाला साहब ठाकरे के परिवार से नहीं था, एक भी व्यक्ति उनका रिश्तेदार नहीं था। और आज जो शिवसेना ढहती चली जा रही है, वो सिर्फ उनके सिद्धांतों को, उनके वसूलों को उद्धव ठाकरे ने फॉलो नहीं किया, इसलिए शिवसेना ढह रही है। क्योंकि आज शिवसेना में आप देखिए तो खुद मुख्यमंत्री बन गए जी,
बेटे को मंत्री बना दिया जी मौसी का लड़का वरुण सरदेसाई सारे फैसले लेने लगा। जी जैसे ही परिवारवाद आया वैसे ही इनका संगठन गिरने लगा। तो हमने ऐसे कुशल संगठनकर्ता बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में राजनीति शुरू की और उसके बाद जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनी, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं जानते कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब बनी तब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जो है मराठी व्यक्ति, उत्तर भारतीय व्यक्ति ये नहीं था। उसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि हम डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी पे काम करना चाहते थे जी और आप यकीन नहीं करेंगे 2007 या 8 का जो कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, कॉरपोरेशन इलेक्शन में हिंदी में ही भाषण होते थे हमारे और सिर्फ उस पूरे इलेक्शन में, पूरे कैंपेन में सिर्फ विकास की बातें हुई थी। बट अनफॉर्चुनेटली हमें उसमें 7 ही सीट मिली कॉरपोरेशन की और उसके बाद 2009 में जब मराठी मुद्दा और उत्तर भारतीय मुद्दा आया तो हमें 13 विधानसभा सीटें मिली। तो कुछ बोलते हैं ना, कुछ खेल, कुछ गेम जो होते हैं उनके रूल्स फिक्स होते हैं, आप उन रूल्स को तोड़ के राजनीति नहीं कर पाते। जैसे आप देखिए केजरीवाल ने जो शुरुआत की भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठा के की जी और खुद सर्वोत्तम भ्रष्ट राजनीति साबित होने जा रहा है। तो उसी तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी जो शुरुआत की वो सिर्फ विकास पर था। बट अल्टीमेटली वी केम टू नो कि सेंटीमेंट के बिना राजनीति नहीं हो सकती है। सेंटीमेंट में हमको ज़्यादा सक्सेस मिला, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ज़्यादा सक्सेस मिला, लेकिन उस सक्सेस के बाद जो मेहनत करनी थी, हमारे अध्यक्ष को करनी थी जो मेहनत, वो मेहनत नहीं हुई और उसी कारण 2014 आते आते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना समाप्त होने लगी और फिर जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। आपने शिवसेना की बात की है, आप बाबा साहब ठाकरे से मिले? हाँ, बाला साहब ठाकरे से मिले हम। उनका नेचर आपको कैसा लगा जैसे वो बात करते? बाला साहब ठाकरे एक अभूतपूर्व नेता थे। वो व्यक्तिमत तो फिर नहीं आएगा। आपको लगता है वैसा लीडर आएगा? वो अलग थे, मैं सिर्फ लीडर की बात नहीं, वो मैंने जो वर्ड सेंटेंस यूज किया व्यक्तिमत्व जी, वो कैरेक्टर फिर नहीं आएगा। लीडर्स तो बहुत हुए, लीडर्स तो आएंगे, लीडर्स जाएंगे, लीडर्स इतिहास बनाएंगे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कभी इंदिरा गांधी हुआ करती थी। लीडर्स आएंगे, लीडर्स जाएंगे। जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति जिसने पूरी इंदिरा गांधी सरकार को हिला दिया। लीडर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन वो कैरेक्टर, वो व्यक्तिमत, वो फिर नहीं आना। जी, आप एडवोकेट हैं तो आप 370 को कैसे देखते हैं एज ए एडवोकेट तरह से? देखिए 370 को सिर्फ एडवोकेट नहीं, भारतीय होने के नाते भी हमें जिस व्यू से देखना चाहिए मैं उसी व्यू से देखता हूँ। देखिए 35A आर्टिकल जिसके अंदर ये 370 कलम थी, ये एक टेम्प्रेरी प्रोविज़न था और इसको अपने आप जाना था। लेकिन हमारी राजनीति, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी एक चीज़ का राजनीतिक फ़ायदा एक वर्ग ने ले लिया तो उसको हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। अगर उस चीज़ का फ़ायदा हो गया तो अब उसको आप हटा नहीं सकते हो, उसको हटाने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। जैसे 370 है, आरक्षण है, आरक्षण पे भी मैं अभी इस पर बात करूँगा। तो उसी तरह 370 हटाने के लिए जिस तरह के पुरुष की आवश्यकता थी, जिस तरह के नेतृत्व की आवश्यकता थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, वो नेतृत्व भारत को मिला और तभी 370 हटाया गया। 370 का होना अपने आप में आपको परावलंबी करता था, अपने आप में आपकी कमजोरी को दर्शाता था कि हमारे ही देश में, हमारे ही देश के एक हिस्से को हम मिला नहीं सकते। आप सोचिए कि रसिया यूक्रेन पे अटैक कर दे रहा है, चाइना रोज ताइवान को धमकी दे रहा है कि नहीं तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज कर रहा है और हम हमारे ही देश के एक टुकड़े को मिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी कमजोरी थी। जिस तरह से अमित शाह जी ने भरे संसद में कहा कि पीओके हमारा है, हमारा था और हम उसके लिए जान दे देंगे, ये कहने वाला जो नेता है, इसको करके दिखाने वाला जो नेता है, उस नेतृत्व को सचमुच प्रणाम है। और हर भारतवासी को इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि एक काला धब्बा जो हमारे ऊपर लगा हुआ था, जो हमारी कमजोरी को दिखा रहा था, हमने उसको पोंछ दिया। सर, आपने बीजेपी की ज्वाइन की है, कांग्रेस क्यों नहीं? देखिए मैंने आपको कहा, शायद अभी बताया नहीं मैंने, कि हम लोग मतलब जब मैं
कॉलेज जीवन में था उसके बाद से 1997-98 से ही कहीं ना कहीं मैं संघ से जुड़ा हुआ था, और संघ की जो नीतियाँ थी वो अच्छी लगती थी। आप थोड़ा बता सकते हैं संघ के बारे में? आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे तो पता भी नहीं था कि संघ ही बीजेपी को चलाता है या समथिंग लाइक दैट, बट संघ की जो नॉर्थ ईस्ट में जो काम करने का उनका तरीका था, जो आदिवासी दुर्गम इलाकों में आप यहाँ से पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, पीएचडी, ऐसे लोग जाके 20-20 साल 30-30 साल नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में रह रहे थे, ताकि वहाँ पे जो मशीनरीज कन्वर्जन कर रही हैं हम उसको रोक सके जी। और अगर संघ न होता तब तक मुझे लगता है कम से कम 20% आबादी हमारी क्रिश्चियन हो चुकी होती। तो संघ जो ये कार्य कर रहा था, इस कार्य से बहुत प्रभावित था। कृष्ण गोपाल जी थे जो नॉर्थ ईस्ट का नेतृत्व कर रहे थे, उनके काम से मैं बहुत प्रभावित था। और ऐसे में जब बीजेपी मैंने ज्वाइन की, बीजेपी मैंने प्रवीण दरेकर, वसंत गीते, हमने सबने साथ में, रमेश पाटिल, हमने साथ में ज्वाइन की। और आज मैं घमंड के साथ कह सकता हूँ, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं बीजेपी में राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं बीजेपी में राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत हिंदुत्व की आग को अपने अंदर जलाकर जो है अपने लोगों का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं राष्ट्र प्रेम की बात कर सकता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं हिंदुत्व की बात कर सकता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं अपने सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की बात कर सकता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं भारत के विकास की बात कर सकता हूँ, और सिर्फ भारत नहीं, भारत और भारतीयता दोनों के विकास की बात कर सकता हूँ। आप संघ के बारे में कुछ बता सकते हैं? संघ तो एक ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में बताना, उसके बारे में उसकी आइडियोलॉजी में जाना, मतलब वो सोच के आपके रोमांचित आप फील करोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि संघ आप मैं 2 एग्जांपल आपको दूं। आज भी अगर आप संघ के कार्यालय में जाएंगे जी, तो वहाँ पे अखंड भारत का मैप लगा होता है। मैं 2000 में जब जाता था, 2001, 2 में, 3 में, 4 में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था यार कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मतलब सब अलग अलग देश हैं, हम भारत नहीं संभाल पा रहे हैं, हम कहाँ अखंड भारत बनाएंगे। लेकिन 2006-07 में, मुझे एक्चुअली डेट याद नहीं है, सुभाष पांडे सांस्कृतिक मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। उस समय राम मंदिर का मैं दर्शन करने गया था, और जिस त्रिपाल में हमारे भगवान विराजमान थे वो देख के बहुत दुख हुआ। वहाँ के कमांडेंट थे जो उनको सिक्योरिटी में थे, उन्होंने बताया कि इस त्रिपाल को चेंज करने के लिए भी हमको एप्लीकेशन देना पड़ता है, और एप्लीकेशन ग्रांट होने में 3-3, 4-4 महीने लगते हैं, हम उसके बिना इसको चेंज भी नहीं कर सकते। वो दुर्भाग्य था हमारा। और वहाँ से फिर मैं कार्यशाला में गया जहाँ पर पत्थर तराशे जा रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यार, देखो ये लोग सालों से पत्थर तराश रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। जो आज भारत की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो भारत का हालत है, कहीं मुलायम सिंह राज कर रहे हैं, कहीं लालू राज कर रहे हैं, कहीं ममता राज कर रही हैं, मतलब वो परिस्थितियां उन परिस्थितियों में ऐसा लग नहीं रहा था कि भव्य राम मंदिर कभी बन पाएगा। लेकिन हम आप सब भाग्यशाली हैं कि हम आज देख रहे हैं कि भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया है वहाँ पर, और जो उत्तर प्रदेश के विकास में एक अपना योगदान दे रहा है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद मुझे उस अखंड भारत के नक्शे पर भी विश्वास होने लगा है कि संघ अगर सोच रहा है तो ये पॉसिबल है। कब तक? तो ये संघ है, नहीं कब तक नहीं। देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, राजनीतिक पार्टियों ने मजाक बनाया था राम मंदिर का, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बना दिया। अखंड भारत भी बनेगा। अब मुझे जो है संघ के उस सपने में बिलीव होने लगा। और संघ मतलब आप एक सोचिए ना कि एक लाखों व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आपको दिखता नहीं है जी, जो इतने निस्वार्थी हैं कि जो सेवा भी करते हैं और चले भी जाते हैं। मैं एक बात आपको बताऊं कि जब आप महाभारत देखते होंगे या रामायण देखते होंगे, तो रामायण में जब राज दरबार दिखाया जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी का, तो उसमें 2 ऋषि बैठे होते हैं, ठीक है। वैसे ही गुरु वशिष्ठ और वो, वैसे ही जब आप महाभारत में जाएंगे तो वहाँ भी 2 ऋषि बैठे होते हैं, एक कृपाचार्य, एक द्रोणाचार्य। तो ये जो संघ के लोग हैं ना,
ये बस उसी कैटेगरी में आते हैं, ऋषि वाले कैटेगरी में आते हैं, जो आपको मूल्यों के बारे में बता सकते हैं, जो आपको आपके संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, जो आपके कर्मों के बारे में बता सकते हैं। और प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में यही ऋषि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं। इसलिए अगर इनके नेता कहीं डगमगाते भी हैं तो वो उनको उसकी अनुभूति करा देते हैं कि नहीं, आप ये सही नहीं कर रहे हो। तो इन ऋषियों के बारे में, इनके मूल्यों, इनकी बातों के बारे में तो बात करने की हमारी हैसियत भी नहीं है। बट एक मात्र भारत का ऐसा संघ है, एक संगठन है, जिसके रहते हुए भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जी अखिलेश सर, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये बात सुनी है। आपने कहा है कि नॉलेज के पीछे भागो, पैसे के पीछे नहीं। पावर, नॉलेज, आपने ऐसा क्यों कहा? पैसे के पीछे क्यों नहीं भागना? क्योंकि नॉलेज ही आपको पावर देगा, और जब पावर आएगा तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। पैसे से आप कभी पावर नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पैसा पावर को फॉलो करता है। यू जस्ट जनरेट पावर, यू सी मनी विल फॉलो यू। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। तो पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है। आप मेन प्रोडक्ट के पीछे भागोगे, बाय प्रोडक्ट अपने आप आएगा। आप कहना चाहते हैं सरस्वती की पूजा करो, लक्ष्मी अपने आप आएंगी? ऑफ कोर्स, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये सच है, यही सच्चाई है। जी जी जी। और आपके नॉलेज की कदर होगी ही। इसका कारण ये है कि ये जो पैसे वाले लोग हैं, सो कॉल्ड जी, और उनकी जो जनरेशन है, वो एक बोलते हैं ना, एक चार दीवारी में बंद है। वो उसी को फॉलो करेगी। द वे हिज फादर हैज़ अर्न मनी और द वे दे विल जस्ट रिप्लिकेट। वो क्रिएट करने का नहीं सोचेंगे, क्रिएशन की तरफ वो जाएंगे नहीं, वो रिप्लिकेट करेंगे। वो क्रिएट करने की जो ताकत है ना, वो उस बंदे में है जो उस चार दीवारी के बाहर है, जो सोच सकता है। तो आपको क्रिएटर बनना है। आप क्रिएटर अगर बनोगे तो ये जो है, जो समृद्ध लोग हैं, इस क्रिएटर को उठाएंगे और उसको जो है रिप्लिकेट करेंगे। एंड व्हेन दे विल रिप्लिकेट, यू विल गेट मनी। जी सर। तो आपको आपके क्रिएशन पे ध्यान देना है। अगर ये थोड़ा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या करते? आपको क्या लगता है? एडवोकेट हूँ, एडवोकेट होता रहता, एडवोकेट रहूँगा। क्योंकि एक एडवोकेट मतलब आप एक एडवोकेट डॉक्टर भी है, एक एडवोकेट इंजीनियर भी है, एक एडवोकेट शिक्षक भी है। आपको जिस तरह का केस आया, आपको उसके शू में एंटर होना पड़ता है। जैसे एक आर्टिस्ट है, एक एक्टर जो है, वो जब एडवोकेट का रोल करता है तो एडवोकेट हो जाता है, उसको उसमें घुसना पड़ता है। आज हुड्डा ने वीर सावरकर का रोल किया तो उसमें उसको घुसना पड़ता है, उस कैरेक्टर में जाना पड़ता है उसको। वैसे ही एक एडवोकेट जब केस चलाता है, जब हम लोग कोई मेडिको लीगल केस चलाते हैं तो हमको डॉक्टर बनना पड़ता है। हम सोचते हैं, यू विल नॉट बिलीव, हमारे दिमाग में ऑपरेशन थिएटर क्रिएट होता है जब हम किसी मर्डरर का केस चलाते हैं। लाइक अभी मैं एक केस चला रहा था थाना में। आपको मालूम होगा कि कोविड के बाद एक भाजी वाले ने बीएमसी कमिश्नर की उंगलियां काट दी, उसकी भाजी उठा रहे थे। मैं अभी वो ट्रायल चला रहा हूँ। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई हैव बिकम अ वेजिटेबल वेंडर। आप उसमें घुसेंगे नहीं तब तक आप उसको चला नहीं पाएंगे। तो एक एडवोकेट अपने आप में, जो एडवोकेट ट्रायल चला रहा हो, जो एडवोकेट आर्ग्यूमेंट कर रहा हो, वो अपने आप में एक परिपूर्ण चीज़ है। उसको कोई चीज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी सारा बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप होता है। जी सर। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आपने आज तक अपने पूरे करियर में पॉलिटिक्स से क्या सीखा है? आप आराम से बताइए। मैंने पॉलिटिक्स से तो नहीं, बट जो मेरी सोच है कि पॉलिटिक्स यानी राजनीति ही लोगों के लिए कुछ कर पाने की ताकत आपको देता है। जी। जैसे आपको बताऊं, थोड़ा सा संघ के बारे में ही बताऊंगा मैं। जी। कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ये जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। कश्मीर के मुद्दे पे उन्होंने रिजाइन कर दिया। जी। रिजाइन करने के बाद वो गोलवलकर गुरुजी से मिले कि हमें एक संगठन ऐसा खड़ा करना चाहिए जो भारत के बारे में सोचे, और मुझे लगता है कि देश में सबसे बड़ा संगठन संघ है।
तो गोलवलकर गुरु जी ने बोला कि नहीं, हेडगेवार जी ने जब संघ का निर्माण किया था तो उन्होंने कहा था कि हमें राजनीति में नहीं जाना है, हमें जो है लोगों के बीच में रहना है, लोगों के लिए काम करना है। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, उस सेंटेंस में फिर से आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, इस देश को इस विचार की आवश्यकता है, लेकिन ये विचार लोगों तक तभी पहुंच पाएंगे और लोग इसका महत्व तभी समझ पाएंगे जब आपके पास सत्ता होगी। जी सर। तो और सत्ता तभी होगी जब आप राजनीति में होंगे, अदरवाइज आपकी गणना कहीं नहीं होगी, आपकी गिनती कहीं नहीं होगी। अगर आपको सचमुच अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना है और आप ये मानते हैं कि लोग इस विचारों को फॉलो करना चाहिए, तो ज़रूरी है कि आप राजनीति में आएँ और आप सत्ता में आएँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल माननीय योगी जी हैं कि उत्तर प्रदेश की आपराधिक घटनाओं से हर आदमी गुरेज करता था, हर आदमी चिढ़ता था, लेकिन ये कोई ऑफिसर, कोई इसको कम नहीं कर सकता था। इसको कम करने के लिए एक मुख्यमंत्री ही चाहिए था, और योगी जी वहाँ बैठे और उन्होंने उसका रिजल्ट आपको दिखाया। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश भारत की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की जो संकल्पना है, उसका 20%, मतलब 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने जा रहे हैं योगी जी। आप सोचिए, एक बीमारू राज्य जो है जीडीपी का 20% देने की कोशिश कर रहा है, और ये कहाँ से आई ताकत? राजनीति से आई। तो आपको अगर सचमुच लोगों के लिए कुछ करना है, आप अपने जेब से कितना भी कर लीजिए, आपका वो कहीं पहुँचेगा नहीं। लेकिन जिस दिन आप पॉलिटिकल पावर के साथ कुर्सी पर होंगे, जैसे आप सब उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश गए होंगे, आज हर गांव में, हर घर में शौचालय है जी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 84 की बात बता रहा हूँ। हमारा घर 72 कमरे थे, लेकिन शौचालय नहीं था। 72 कमरे थे, शौचालय के लिए अपने गांव में बसवार होती है, आप कितने लोग जानते हैं पता नहीं, 1-1 बीघे की 2 बसवार रखी गई थी, एक फीमेल्स के लिए, एक मेल्स के लिए, लेकिन शौचालय नहीं था। आज गरीब से गरीब के घर के सामने शौचालय है। एक छोटी सी बात है ना शौचालय जी। लेकिन ये क्यों साकार हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ने इसके बारे में सोचा। तो अगर सचमुच सर्वसामान्य के बारे में, आपके प्रदेश के बारे में, आपके देश के बारे में कुछ आप सोचते हैं और आप चाहते हैं कि वो परिवर्तन दिखे, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास राजनीतिक पावर हो। सर, आपने उत्तर प्रदेश की बात की है। उत्तर प्रदेश जो इतना चेंज हुआ है इतने सालों में, तो क्या लोग कहते हैं कि वो बुलडोज़र की वजह से हुआ है, आपको लगता है? बुलडोजर, एक चीज़ आप समझिएगा कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, मैं जौनपुर की सभाओं का इंचार्ज था, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो एक दिन जो है, एक विधानसभा में योगी जी की सभा थी और एक जगह अमित शाह जी की सभा थी। तो मैं घर से निकला तो मैं अमित शाह जी की सभा में जा रहा था, दोनों ही सभाओं का इंचार्ज था मैं। तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि भैया योगी जी वाले में चल जाए ना। मेरी खुद की सोच तब तक थी कि भाई एक मठाधीश हैं, ठीक है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ये क्या काम करेंगे। एंड आई वेंट टू अमित शाह सभा। जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैंने थोड़ा उस पर रिसर्च किया। मैं बोला यार, इनको मुख्यमंत्री बना दिया है मोदी जी ने, संघ ने मिलके, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो इन्होंने देखा होगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, उनके 15 साल के एज अ सांसद के कैरियर में जो उन्होंने भाषण दिए हैं संसद में, उसमें सिर्फ 7% भाषण जो है वो रिलीजियस चीज़ों पे है। 93% उनकी जो स्पीचेज़ हैं दैट इज़ ऑन डेवलपमेंट, साइंस, इस पर है। और एक अपोजिशन का जो लीडर होता है उससे ज़्यादा स्पीच संसद में इन्होंने दी। जब वो पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है। और आज उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है
उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स लोगों की बात सुनी जा रही है, उसके एकमात्र अगर कोई कारण है तो योगी जी हैं। आपने बिल्डोजर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक बात बताइए कि एक जैसे कसाब आया था यहाँ जी। कसाब वहाँ के एक भंगी का बेटा था, पाकिस्तान में एक भंगी का बेटा था, झुग्गी में रहता था। उसे क्या समझाया गया? समझाया ये गया कि भाई तू जा, जिहाद कर, मर जा, तुझे जन्नत मिल जाएगी, 72 हूरें मिल जाएंगी और तेरे फैमिली को यहाँ हम बहुत कुछ कर देंगे। एक युवा अपने परिवार के लिए कुछ भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तर प्रदेश में ये एक खेती हो गई थी, आपराधिक खेती, कि वो अपराधी बना, 2-3 मर्डर कर दिए, कुछ अच्छा कर दिया, वो कर दिया, जेल में चला गया। लेकिन जिन आकाओं ने उनसे मर्डर करवाया है उन्होंने पैसे दे दिए, उसका घर बन गया। ये जो फीलिंग थी, घर बन गया, उनको लगता था मेरे परिवार के लिए मैंने कुछ किया जी। और परिवार भी जेल में मिलने जाने लगता था, उसको थोड़ा इज्जत देने लगता था क्योंकि भाई उसने घर बनवा दिया, ये कर दिया। इस मिथ को तोड़ना जरूरी था। जब ये घर गिरने लगे ना जी, तो लोगों को समझ में आया साला मैंने अपराध किया और मेरा घर गिर गया। जैसे आपको बताऊं कि अतीक अहमद के मौसी का लड़का था एक, उसका घर गिराया जाने लगा तो फ़ोन पर दुबई से उसके मौसी का जो दूसरा लड़का था वो गिड़गिड़ा रहा था कि नहीं यार मैंने दुबई से पैसे भेजे घर बनाने के लिए। लेकिन दुबई से पैसे भेजे घर बनाने के लिए, तब तुमने देखा कि जो घर बनवा रहा है वो कैसे खाला के यहाँ जाके बैठा था। तो अब क्या होगा, जो दुबई में बैठा बच्चा है ना, वो घर बनवाएगा ना तो बोलेगा भाई तू वहाँ जाता है ना, वो क्रिमिनल के यहाँ जाता है, तू इसमें मत आ, मैं अपना अलग से बनवाऊंगा। और ये बाइफर्केशन होना जरूरी था। आपको जो डेवलप दिख रहा है यूपी में, मुंबई को जो महाराष्ट्र है पीछे छोड़ सकता है यूपी? देखिए यूपी और महाराष्ट्र का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। महाराष्ट्र एक कोस्टल एरिया वो है, स्टेट है, बट हम दोनों मिलके भारत को बहुत प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में देखिए एक मक्का, मदीना, वेटिकन सिटी एक भगवान के क्षेत्र थे और उनका डेवलपमेंट आप देख लीजिए। हमारे यहाँ तो राम, कृष्ण, बुद्ध, काशी विश्वनाथ सब उत्तर प्रदेश में है। हम 120 करोड़ हिंदू हैं पूरे दुनिया में। तो उत्तर प्रदेश का विकास तो होना ही है और वो एक अलग विकास होगा, वो सांस्कृतिक विकास होगा। उसके साथ फिर दिल्ली से लगे जो पार्ट है वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट जो है अभी योगी जी ने चालू किया है, तो सब डिस्ट्रिक्ट सेल्फ रिलायंस हो जाएंगी। ये इससे माइग्रेशन रुकेगा और ये बहुत आवश्यक था यूपी के लिए, ये आवश्यक है बिहार के लिए। तो योगी जी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, अभी हमारे पॉडकास्ट का एक पार्ट आता है दी वंडर वर्ड, जिसमें हम आपको एक वर्ड देंगे और उसके बारे में आपको बताना है। सनातन। सनातन तो आत्मविभोर करने वाला शब्द है। मतलब मेरा मानना ऐसा है कि सनातन शब्द ही अपने आप में जिसका आदि ना अंत, ना आदि पता है ना अंत है, तो एक ऐसी जीवन शैली जो पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसके एक एक शब्द, एक एक चीज़ें, आपको कोई भी चीज़ बिना साइंस के नहीं दिखेगी। आप देखिए तो कुरान से लेकर बाइबल ने जो है पृथ्वी को चौकोर बताया था। पृथ्वी गोल है। आज जब लोग चाहे वो मरुस्थल की किताब वाले हो या ये जब हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, जब सनातन के बारे में बात करते हैं, मेरा एक ही प्रश्न होता है इन लोगों से कि अगर सनातन सत्य नहीं है, अगर हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, जो कहा है, जो बोला है वो सत्य नहीं है, तो मेरे कुछ 1-2 प्रश्न हैं, उसके उत्तर दे दें कि अगर हमारे वेद पुराण अगर सही नहीं है तो हमें इन ग्रहों के बारे में पता कैसे चला? हमारे पास तो कोई जहाज़ नहीं था कि हम वहाँ गए, हमने देखा,
या हमारे पास कोई बहुत बड़ी दूरबीन नहीं थी। हमने कैसे कैसे इन ग्रहों की स्थिति बताई, हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात की। आज भी हमारे पंचांग के माध्यम से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक जानकारी कैसे मिल पाती है। इसका मतलब कहीं न कहीं इसी पृथ्वी पर बैठ के उन्होंने ब्रह्मांड में अपने आप को वहाँ तक जागृत किया कि यहाँ बैठे बैठे उन्होंने उन परिस्थितियों को जाना, उन परिस्थितियों को देख लिया और उसको वर्णित किया। अगर ये सत्य है तो वो भी सत्य था। आप बाइबल उठा लो, आप कुरान उठा लो, मुझे साइंटिफिक चीज़ें दिखाइए उसमें। शैली तो कोई भी बता देगा कि अब एक काम करो, तुम ऐसे नहीं ऐसे उठा करो, ऐसे नहीं ऐसे बैठा करो, ऐसे खाया करो, ऐसे पिया करो, और 2 तलवार लेके बॉडीगार्ड आपके बगल में खड़े कर देंगे तो आप ऐसे ही उठने बैठने खाने पीने लगोगे। जेल के कैदियों को भी एक लाइफस्टाइल दी जाती है ना। ज़्यादा जेल के कैदी मिल जाएंगे तो बोलेंगे ये धर्म है मेरा यार, मुझे ऐसे ही रहना है। बट वो उसको आप कहीं सनातन से कंपेयर नहीं कर सकते। जी। दूसरा शब्द है ट्रांजिशन, परिवर्तन। जी। देखिए, उसको हम लोग 2-3 परिदृश्यों में देख सकते हैं। राजनीतिक परिवर्तन हम कह सकते हैं, भौगोलिक परिवर्तन हम कह सकते हैं, और जो भौगोलिक परिवर्तन है उसके बारे में मेरे विचार बड़े विस्फोटक हैं। मतलब लोग कहते हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोग बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट पूरा यूरोप डेवलप हो गया जी। सारे उनके एयरपोर्ट्स समुद्री किनारे बन गए, उनके सारे कोस्टल रोड बन गए, और हमारे यहाँ CRZ है। भाई नहीं, हाँ आप नहीं बना सकते हो। हमारे यहाँ मैनग्रोव्स हैं, कहते हैं मैनग्रोव्स ही सारी ऑक्सीजन देते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है 78% ऑक्सीजन ये समुंदर से आती है। रिमेनिंग ऑक्सीजन ही हमारे वनों से आती है। अब उसमें CRZ से कितना, मैनग्रोव से कितनी ऑक्सीजन आती होगी पता नहीं, लेकिन US पूरी की पूरी कैलिफोर्निया मैनग्रोव्स थी, बट पूरी सिटी बन गई, पूरा का पूरा यूरोप बन गया, वहाँ कोई CRZ नहीं है। हम जब डेवलप करने लगते हैं, जब एशियन कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़ डेवलप करने लगते हैं तो CRZ आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है। यार 1807 में सबसे बड़ा सूखा पड़ा था, तब तो पॉपुलेशन भी कम थी और ग्रीनरी भी बहुत थी, फिर सूखा कैसे पड़ा? तो प्रकृति को जब अपने आप को एडजस्ट करना होगा ना जी, एक छोटा सा 0.00000 माइक्रोन का वो जो बैक्टीरिया था, इसे पूरी दुनिया को रोक दिया ना। तो प्रकृति को जब खुद को रिफॉर्म करना होगा ना तो 2 दिन में कर लेगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रकृति से खिलवाड़ करते रहें। हमको प्रकृति को बचाने की कोशिश करना चाहिए, बट प्रकृति को बचाने के साथ ही साथ विकास के काम, विकास के कार्य और भारत जैसे देश को भारत के लिए उपयोगी होने वाली नीतियों पे काम करना चाहिए। जी। आखिरी शब्द और बड़ा रोमांचक है आपके लिए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शब्द बोलते ही एक ही छवि आती है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। एक ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा में गया तो मुख्यमंत्री बनकर गया जी, लोकसभा में आया तो प्रधानमंत्री बन गया। आप सोचिए कि विधानसभा में मुख्यमंत्री बन के जाना, लोकसभा में प्रधानमंत्री बन के आना। और जब गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे तो गुजरात के दंगे हुए थे। गुजरात के दंगों के बारे में हर कोई बात करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मीडिया, आज तो पॉडकास्ट है कि हम अपनी चीज़ें बोल सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो सो कॉल्ड मीडिया थी, लिमिटेड चैनल्स थे, लिमिटेड माध्यम थे,
ल्यूटियन जोन्स में बैठ के रात को दारू पीने वाले बड़े बड़े पत्रकार थे जो पूरा देश का नैरेटिव सेट करते थे। जी। आप मुझे बताइए कि जब आप राम के बारे में बात करते हैं तो आप रावण के बारे में भी बात करते हैं ना जी। या जब आप रावण के बारे में बात करते हैं तो राम जी के बारे में बात करते हैं। आप जब गुजरात दंगों के बारे में बात करते हैं तो आप गोधरा के बारे में बात क्यों नहीं करते? जिस तरह से गोधरा में ट्रेन को जलाया गया था आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? किसने शुरुआत की? अयोध्या में दर्शन करके दर्शनार्थी आ रहे हैं और वो भी सारे बुजुर्ग और एक ट्रेन के डब्बे में सो रहे हैं और उनको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। और हमारी सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सोशलिस्ट लोग, दे टॉक अबाउट गुजरात दंगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है ना, ये लॉ है। आप कुछ भी करोगे, अगर कहीं दंगा भड़क जाता है, कहीं प्रदर्शन होता है, कहीं कुछ होता है, वो अलग चीज है। एक निरपराध ट्रेन में सोए हुए लोगों को आप पेट्रोल डाल के जला देते हो और हमारी मीडिया गुजरात दंगे की बात करती है और गोधरा की बात नहीं करती। और आज हम सबका भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस घटना के बाद भी नरेंद्र मोदी जी को सीएम के पद से नहीं हटाया। अटल जी ने, आडवाणी जी ने जो सपोर्ट किया कि वहाँ से एक पीएम का अवतरण हुआ, क्योंकि लोग और जो सो कॉल्ड मीडिया थी वो गुजरात के डेवलपमेंट की बात नहीं करती थी जी। वो गुजरात दंगों की बात करती थी। सतत जब तक सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब तक सिर्फ गुजरात दंगों की बात होती थी, गुजरात के विकास की बात कभी नहीं होती थी। और उस व्यक्ति ने वो करके दिखाया। मैंने जैसा बोला कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो भारत और भारतीयता दोनों को विकसित कर रहा है जी। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो सनातन का ब्रांड एम्बेसडर है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो विकास का नया मॉडल दुनिया के सामने रख रहा है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो भारत की पारंपरिक चीज़ों को, भारत के पारंपरिक जगहों को लोगों के सामने दुनिया के मानचित्र पर ला रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति सचमुच देश का प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं उसकी जगह भर सकता है तो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और जिस तरह से उन्होंने भारत में विकास की गंगा बहाई है, जिस तरह से उन्होंने, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन महाकाल हो, चाहे श्री रामचंद्र जी का मंदिर हो, अयोध्या हो, जिस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को लोगों के सामने रखा है, जिस तरह से उन्होंने सनातन धर्म का टीका लगाकर अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, और उसके बावजूद विश्व के बड़े बड़े नेता जिनका पैर छू रहे हैं, विश्व के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों पर एक रिस्पेक्ट के भाव से इनको देख रहे हैं, वो अपने आप में एक दैवी शक्ति का प्रतीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने समय लिया, बट सही समय पे सही व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भारत की बागडोर उनके हाथ पे दे दी। तो सर यही था हमारा पॉडकास्ट। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद।